दो सरफेसेस जो हैं, दो सरफेसेस के बीच का जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाता है। दूसरा दूसरा है बाई ल्यूब्रिकेशन। ल्यूब्रिकेशन मतलब खुद भी अगर मतलब किसी भी चीज़ को लेकर अगर एक्सपीरियंस करें इस चीज़ को कि अगर एक रफ सरफेस है, उस रफ सरफेस के ऊपर मैं किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक खींच कर ले जाता हूँ, तो वो खींच कर ले जाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। लेकिन अगर वहीं पर हमने थोड़ा सा ऑयल पूरे फ्लोर पर फैला दिया और अगर ऑयल वहाँ पर फैला रखा है, तब उसको ले जाना बड़ा आसान रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई ना स्टॉपिंग फोर्स रहती नहीं है अगर हमने ग्राउंड का ल्यूब्रिकेशन कर दिया या उसका ऑयलिंग कर दी। ठीक है। तीसरा देखिए मेथड, तीसरा क्या है? तीसरा है स्ट्रीम लाइनिंग। अब स्ट्रीम लाइनिंग क्या होता है ये सुनिएगा। स्ट्रीम लाइनिंग ऐसा है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी बड़ा वुडन ब्लॉक है, कोई बड़ा वुडन ब्लॉक है और उस बड़े वुडन ब्लॉक को मान लीजिए इतना इस तरीके का कोई चौड़ा वुडन ब्लॉक है, उसको मैं ऐसे लेकर आता हूँ किसी भी पानी के अंदर, स्विमिंग पूल के अंदर, रिवर के अंदर ऐसे लेकर आते हैं, तो उसको चलाना, उसको पुश करना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वाटर उसको रोकेगा। तो वाटर भी फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है, यानी कि अपोजिंग फोर्स लगाता है। और अगर इसी चीज़ को हमने थोड़ा सा ऐसे कर दिया, यानी कि पॉइंटेड वाला जो एंड है उसको आगे कर दिया, ठीक है, तो इसको कहते हैं स्ट्रीम लाइनिंग। स्ट्रीम लाइनिंग का मतलब ये है कि जब हम मोशन करें ना किसी भी चीज़ का, तो उसका जो पॉइंटेड हिस्सा है वो आगे रहे और जो ब्रॉड हिस्सा है वो पीछे की तरफ रहे। इसी वजह से जो एरोप्लेन भी बनाया जाता है उसकी भी स्ट्रीम लाइनिंग करी जाती है, मतलब आगे से एरोप्लेन को जो है वो पॉइंटेड बनाया जाता है। जो मॉडर्न कार्स जो हैं, जो रेसिंग कार्स हैं, रेसिंग कार्स में भी करा जाता है कि आगे से जो हिस्सा है वो थोड़ा सा उसका पतला हो, ठीक है, ताकि जो एयर जो फ्रिक्शन प्रोवाइड कराती है उस एयर से उसको उतना अपोजिशन ना देखने को मिले। ठीक है। तो स्ट्रीम लाइनिंग जो है, स्ट्रीम लाइनिंग से भी फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस होता है, ये है। उसके बाद है बाई यूजिंग बॉल बियरिंग्स। बाई यूजिंग बॉल बियरिंग्स, कभी जैसे साइकिल का व्हील होता है, तो साइकिल का व्हील बीच में होता है एक्सल, और एक्सल पर चारों तरफ वो व्हील ऐसे गोल 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 घूमता है। तो वो जो एक्सल है ना, उस एक्सल में छोटी छोटी छोटी, कभी अगर वो खुला हुआ देखा हो तो उसके अंदर छोटी छोटी जो है ना स्टील की बॉल्स होती हैं, और उन स्टील की बॉल को भी थोड़ा थोड़ा ना ऑयल डाला जाता है, ठीक, वो इस वजह से ताकि वो बॉल्स जो हैं वो रोटेट करें और जो व्हील है वो व्हील आसानी से घूमे। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि अंदर जो है, अंदर भी एक आयरन का रिंग है और बाहर भी आयरन का रिंग है और वो ऐसे ऐसे उस पर घूम रहा है। तो अगर वो ऐसे ऐसे घूमेगा रिंग पर, तो उस पर आवाज़ भी आएगी, बड़ी गंदी सी आवाज़ आएगी, जैसे लोहे से रगड़ने की आवाज़ आती है, उस तरीके की आवाज़ आती है। तो अगर बॉल बियरिंग कभी आपने कोई फ़ैन नोटिस करा हो, कोई पुराना फ़ैन है, वो अगर चल रहा है और चलते चलते वो चर 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 कुछ अजीब सी आवाज़ करने लगे, ठीक है, तो आपका भी एकदम से ना दिमाग में चुभने लगती है वो आवाज़ और मन करता है कि इसको बंद कर दो। तो क्या होता है, उसके बीच में भी छोटी छोटी बॉल बियरिंग्स लगी रहती है, तो वो बॉल बियरिंग्स कट जाती हैं या टूट जाती हैं, तब उसकी वजह से वो आवाज़ आती है। तो बॉल बियरिंग्स जो है वो भी फ्रिक्शन को रिड्यूस करती हैं, यानी कि मोशन को स्मूथ करती हैं। तो 4 मेथड्स हो गए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आया तो 1 नंबर का आएगा। तो उसमें यही है कि एक तो सरफेस को पॉलिश कर दिया जाए, जिस सरफेस पर भी किसी भी चीज़ को हम स्लिप करवा रहे हैं तो सरफेस को पॉलिश कर दिया जाए। दूसरा है सरफेस की ऑयलिंग कर दी जाए बाय ल्यूब्रिकेशन। तीसरा है सरफेस को जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को स्ट्रीमलाइन कर दिया जाए, जिस ऑब्जेक्ट को भी हम मूव करा रहे हैं तो उसको स्ट्रीमलाइन कर दिया जाए। और चौथा है बाय यूजिंग बॉल बियरिंग्स यूज़ करें, ठीक है, तो मोशन आसानी से हो जाता है। उसके बाद मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करने का मेथड क्या है? फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करने का मेथड है ट्रेडिंग ऑफ टायर्स, ठीक है। ट्रेडिंग ऑफ टायर्स का मतलब क्या होता है? ये इसका मतलब क्या होता है कि जो साइकिल के, कार के, बाइक के जो टायर्स हैं, उन टायर्स, अगर वो टायर्स स्मूथ हो चुके हैं, तो स्मूथ हो चुके हैं, तो अगर कहीं पर भी कोई गीली रोड होगी या कहीं पर भी कोई मिट्टी वाली रोड होगी, तो वहाँ पर ना वो ऐसे ऐसे ही घूम जाएंगे, वो चलेंगे नहीं, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड नहीं करा सकते। तो ट्रेडिंग ऑफ टायर्स का मतलब क्या है कि उस पर जो है, जो भी कोई टायर वाला होता है, टायर वाले के पास जाकर उस पर ना कट लगवा दिए जाते हैं, ठीक है। कट लगवाने से क्या होता है कि उसका जो सरफेस है वो रफ़ हो जाता है, और जब सरफेस रफ़ हो जाता है तो एक रफ सरफेस दूसरे रफ सरफेस से जब टकराएगी तो स्लिप होने के चांसेस होते ही नहीं हैं, फिर वो टायर आसानी से घूमकर आगे बढ़ सकता है। तो अगर टायर चिकना हो चुका है, समय के साथ साथ घिस चुका है, तो उसकी ट्रेडिंग करी जाती है। ट्रेडिंग का मतलब ये होता है उसको मशीन पर लगाते हैं, और ट्रेडिंग भी इस तरह से करी जाती है कि उसका ना एक जैसा ही डिज़ाइन बने। कभी भी कोई टायर देखेंगे, नया टायर देखेंगे, तो उस पर डिज़ाइंस होते हैं, तो वो डिज़ाइंस ऐसे ही कुछ ऐसे ही मतलब फैशन के लिए नहीं करे गए हैं। वो जो डिज़ाइन है वो इस वजह से बनाए जाते हैं ताकि वो कम घिसे, ताकि वो ग्रिप बनाकर चले, रोड पर ग्रिप बनाकर चले।
दूसरा है सैंड इज थ्रोन ऑन ट्रैक्स कवर्ड विथ स्नो। तो अगर हम किसी भी ट्रैक की बात करते हैं जिस ट्रैक पर स्नो गिरा हुआ है, तो उस ट्रैक के ऊपर जो है वो सैंड जो है वो छिड़का जाता है, रेत फैला दिया जाता है। जब रेत उस पर फैला देते हैं तो क्या करता है कि रेत जो है वो सैंड उसके साथ में, स्नो के साथ में मिक्स करके एक रग्ड सरफेस, एक रफ सरफेस बना देता है। और जब रफ सरफेस बनते हैं तो उसके ऊपर व्हीकल्स आसानी से चल सकते हैं, ऐसा होता है। थर्ड देखें, ऑन अ रेनी डे वी थ्रो सम सैंड ऑन द स्लिपरी ग्राउंड। ठीक है, ऑन अ रेनी डे वी थ्रो सम सैंड ऑन द स्लिपरी ग्राउंड। ये शायद आज आप लोगों ने शायद देखा नहीं होगा, ख़ास तौर पर जो भी लोग सिटी में रहते हैं उन्होंने ये चीज़ देखी नहीं होगी। जब भी कभी ऐसी जगह पर, ख़ास तौर पर गांव की अगर बात करें तो गांव भी वैसे आजकल बड़े डेवलप हो गए, वहाँ पर भी ऐसा मिट्टी वाली जगह अब रही नहीं है। लेकिन अगर फिर भी कोई ऐसी जगह की बात करें जहाँ पर सड़कें वगैरह नहीं है, वहाँ जब बरसात होती है तो मिट्टी की ही सड़क होती है। वो मिट्टी पर जब पानी पड़ता है तो वो गीली हो जाती है, और जब वो गीली हो जाती है तो फिर वो स्लिपरी हो जाती है। तो उसके ऊपर लोग चलेंगे तो गिर जाएंगे, कोई व्हीकल चलेगा वो स्लिप हो जाएगा, वो गिर जाएंगे। तो उसको थोड़ा सा सरफेस को रफ बनाने के लिए उसके ऊपर थोड़ा रेत छिड़क दिया जाता है। रेत छिड़क देते हैं तो होता क्या है कि वो थोड़ा सा रफ बन जाता है, तो वहाँ पर स्लिप होने के चांसेस नहीं होते। ठीक है ना, क्योंकि जो मिट्टी है, मिट्टी स्लिपरी हो जाती है पानी के मिलने से, और रेत जो है वो रेत थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है पानी के मिलने से, क्योंकि होता क्या है कि रेत की प्रॉपर्टी होती है पानी को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, चलिए, तो ये 4 मेथड्स हो गए फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। अगर हमको स्मूथ मोशन चाहिए तो हमें फ्रिक्शन को रिड्यूस करना पड़ेगा। और अगर हम स्मूथ मोशन को अवॉइड कर रहे हैं, मतलब अगर मैं चल रहा हूँ तो मैं नहीं चाहूँगा कि स्मूथ मोशन है। ठीक है, स्मूथ मोशन का मतलब फिर फिसलते ही चले जाएंगे, तो हम ये नहीं चाहेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए सरफेस जो है थोड़ा सा रफ, बहुत ज़्यादा स्मूथ सरफेस पर हम ढंग से चल भी नहीं पाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन वाले बताएं भाई, तीनों बच्चे, वंशिका, अनिका, सूर्यांश, क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस। चलिए जी, अब जो अगला मैं टॉपिक करवा रहा हूँ आपको, पुलिंग अ नॉन रोलर इज ईजियर देन टू पुश इट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी एज इट इज आता है इसका। क्वेश्चन ये आता है कि एक्सप्लेन व्हाई pulling a non-roller is easier than to push it. LAWN, non-roller, is easier than to push it. अब नॉन रोलर क्या होता है? नॉन रोलर ये है कि अगर मान लीजिए हम किसी लॉन की बात करते हैं, किसी लॉन की बात करते हैं, वहाँ पर मान लीजिए आप खेल रहे हैं, कोई भी किसी भी तरीके का आपको गेम खेलना है, तो एक जो पर्टिकुलर पोर्शन है ना, अगर मान लीजिए वहाँ पर लॉन में कोई क्रिकेट की पिच बनाई हुई है, तो उस पर क्या होगा कि उस पर खिलाड़ी लगातार दौड़ेंगे। तो जो पूरा बचा हुआ ग्राउंड है उस पर खिलाड़ी कम दौड़ते हैं, और जो पिच है, पिच पर थोड़ा ज़्यादा दौड़ा जाता है, क्योंकि रन लिए जाते हैं उस पर लगातार दौड़कर। ठीक है, एक साथ दो खिलाड़ी दौड़ते हैं। ठीक है, तो वो जो हिस्सा है, उस हिस्से को क्या करते हैं कि उस हिस्से को धीरे धीरे कुछ समय के बाद जब लोग दौड़ते हैं उस पर, तो वो हिस्सा थोड़ा उबड़ खाबड़ हो जाता है, थोड़ा उसकी सरफेस जो है वो स्मूथ नहीं रहती। तो उसको स्मूथ बनाने के लिए क्या करा जाता है कि मिट्टी की खुदाई करते हैं, तो वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है मिट्टी। उस सॉफ्ट मिट्टी को सारे में फैलाकर और उसके ऊपर ना रोलर चलाया जाता है। तो रोलर से क्या होता है कि रोलर से वो जो सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाती है, जैसा होना चाहिए, जिस पर खिलाड़ी आसानी से खेल सके, तो वैसी सरफेस हो जाती है। तो अगर रोलर को पुश करते हैं तो ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, और अगर उसको पुल करते हैं तो पुल करने में ताकत थोड़ी कम लगानी पड़ती है। ठीक है, अब यही चीज़ जो है, यही चीज़ अभी हम यहाँ पर प्रूव करके देखेंगे इसको। ठीक है, मैथमेटिकली प्रूव करके देखेंगे। तो हमने सरफेस बना लेनी है पहले। तो क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज़ यही आता है, एक्सप्लेन व्हाई पुलिंग अ नॉन रोलर इज ईजियर देन टू पुश इट। तो आगे जो भी इसका पूरा डेरिवेशन है वही इसका सॉल्यूशन है। तो इसमें आप ये देखिएगा कि हमारे पास ये एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर ये रोलर का व्हील है, मैं इसको साइड से देख रहा हूँ। ठीक है, और
सेंट्रल एक्सिस है, ये रिएक्शन हो गया, ये रोलर का वेट हो गया, ठीक है। अब आप ये समझ लीजिए कि अगर हम नॉन रोलर की बात करें तो नॉन रोलर जो है ना, वो जब देखते हैं तो वो सिलेंड्रिकल दिखाई देता है। नॉन रोलर इस तरीके का होता है, ऐसे। नॉन रोलर इस तरीके का होता है कि उसको पकड़ते हैं और पकड़कर इस तरीके से दो हैंडल लगे रहते हैं, इस तरह से उसको हम पुश करते हुए या खींचते हुए, पुल करते हुए चले जाते हैं। तो लॉन्ग रोलर में ऐसा ना बनाकर मैं सिर्फ इसका क्रॉस सेक्शनल हिस्सा दिखा रहा हूँ, मतलब साइड से दिखा रहा हूँ, साइड से सिर्फ उसका दिखा रहा हूँ। और ये अगर देखा जाए तो ये पीछे एक लंबा एक सिलेंड्रिकल बार है, सिलेंड्रिकल बार है, वो चलता चला जाता है, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखिएगा कि ये इस पर हैंडल लगा हुआ है और फोर्स हम ऐसे लगा रहे हैं, इसका मतलब हम इसको पुल कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई? अनिका, वंशिका बता दीजिए, डायग्राम यहाँ तक क्लियर है? ये लॉन्ग रोलर एक्चुअल, ओके, लॉन्ग रोलर एक्चुअल में ऐसा दिखाई देता है, लेकिन मैं उसका साइड वाला हिस्सा दिखा रहा हूँ, सर्कुलर वाला हिस्सा दिखा रहा हूँ। तो उसमें इस तरीके से फोर्स लगाई, जब इस तरीके से फोर्स लगाई तो हम ये कहेंगे कि भाई ये जो फोर्स आप लगा रहे हैं या स्लैंटिंग लगा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इसका एंगल तो बनेगा ना। तो वो जो एंगल है वो एंगल इस तरह से होगा, फोर्स ऐसे लगी, यहाँ पर भी आप जरा दिखा दीजिए एफ, ये फोर्स एफ यहाँ पर लगी, ठीक है। दिखाई ना दे तो बता देना ऑनलाइन वाले दोनों बच्चे, ठीक है। फोर्स यहाँ पर लगी। अब हमने क्या करा कि हमने ये कहा कि ये एंगल कितना बना रहा है, तो भाई हॉरिजॉन्टल से मान लीजिए आप, चाहो तो वर्टिकल से मान लो, आपकी मर्जी, एंगल कोई भी मान सकते हैं। तो हमने ये कहा कि ये हमने मान लिया कि ये हॉरिजॉन्टल से, यानी कि ग्राउंड लेवल से, ये नीचे जो है, नीचे ग्राउंड है, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल बना रहा है थीटा। जब ये थीटा बना रहा है तो अलोंग वाला कंपोनेंट क्या होता है, कॉस, ठीक है। तो ये फोर्स का अलोंग वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा, एफ कॉस थीटा, ठीक है। ये एफ कॉस थीटा हो गया। और इस पर परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट देखिए, मैं दोबारा आपको बता दूं, पहले भी बताया था, एफ कॉस थीटा पर परपेंडिकुलर ये भी है, नीचे भी है, ठीक है। लेकिन मैं एफ साइन थीटा इसको ना लेकर मैं ऊपर इसलिए लूँगा बिकॉज फोर्स इस तरफ है, तो फोर्स की तरफ वाला ही लेते हैं परपेंडिकुलर में। फोर्स अगर ऐसे लग रही होती नीचे की तरफ तो एफ साइन थीटा इधर लेते हैं, तो फोर्स ऐसे लग रही है तो एफ कॉस थीटा पर ऊपर वाला कंपोनेंट, दिस इज कॉल्ड एफ साइन थीटा, दिस इज कॉल्ड एफ साइन थीटा। और एक फोर्स जो है, क्योंकि हम इसको खींचकर उस तरफ ले जा रहे हैं, तो एक फोर्स इसका अपोज करेगी, मतलब इस डायरेक्शन में लगेगी, तो दैट फोर्स, इसको नीचे दिखा रहा हूँ क्योंकि सरफेस लगाती है वो फोर्स, दैट फोर्स इज फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, एफ के, तो एफ के अपोजिट डायरेक्शन में हो गया है। और ये करने के बाद में आप ये देखिएगा, जो थोड़ी सी थ्योरी लिखी हुई है वो समझ लीजिए बस। सपोज अ फोर्स कैपिटल एफ इज अप्लाइड टू पुल अ लॉन्ग रोलर ऑफ वेट डब्ल्यू एज शोन। तो हमने ये माना कि फोर्स कैपिटल एफ ऐसे लगाई जा रही है एक लॉन्ग रोलर को पुल करने के लिए। आगे चलते हैं। इफ आर इज द नॉर्मल रिएक्शन, देन आर अगर नॉर्मल रिएक्शन है तो ये जो लॉन्ग रोलर है ना तो ये ऊपर जा रहा है ना ये नीचे जा रहा है, ऊपर और नीचे नहीं जा रहा है। इसका मतलब अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करे हुए हैं। तो अपवर्ड फोर्स कौन कौन सी हो गई, आर प्लस एफ साइन थीटा, और डाउनवर्ड फोर्स क्या हो गई, डब्ल्यू, ठीक है। तो आर ये भी ऊपर, एफ साइन थीटा ये भी ऊपर, यानी कि दोनों का सम अपवर्ड फोर्स ये हो गई। तो आर प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू, यहाँ लिखेंगे आर प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ से हम r की वैल्यू निकालेंगे, r इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एफ साइन थीटा, r इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है। तो अब आगे क्या करेंगे, देयरफॉर, अच्छा, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन का हम फॉर्मूला जानते हैं कि एफ के इज इक्वल टू Fk is equal to mu k into r,
म्यू के इंटू आर, ठीक है, आर की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, तो ये क्या हो गया म्यू के इंटू डब्ल्यू माइनस एफ साइन थीटा, डब्ल्यू माइनस एफ साइन थीटा। तो ये फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होगी, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ इफ अ फोर्स इज अप्लाइड टू द सेम रोलर एज शोन, यानी कि पुशिंग फोर्स, ठीक, तो मैंने यहाँ पर क्या निकाला, मैंने यहाँ पर सिर्फ ये वाली फोर्स निकाल दी अप्लाइड फोर्स के टर्म्स में, काइनेटिक फ्रिक्शन वाली फोर्स। तो काइनेटिक फ्रिक्शन वाली फोर्स कितनी आ रही है, म्यू के इंटू डब्ल्यू माइनस एफ साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे कि यही जो रोलर है इसको पुल करने की बजाय अब हम पुश करेंगे। तो दिस वाज पुलिंग अ रोलर को पुल कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे, रोलर को पुश करेंगे। और सेम फोर्स लगाएंगे, जितनी फोर्स से पुल किया जा रहा था उतनी ही फोर्स से पुश करेंगे, यानी कि एफ सी ही पुश करेंगे। ठीक है, अब इसको पुश किया जाएगा, तो पुश करेंगे तो फोर्स ऐसे लगाई जाएगी, ये एफ, ठीक है। अब इस एफ को मतलब ये ऐसे लगी है, तो यानी कि यहाँ तक ये फोर्स लगी, तो ये इस तरह से पहुँची एफ, ठीक है। अब इसका जो वेट है रोलर का डब्ल्यू वो नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन आर वो ऊपर की तरफ। अच्छा, हमने जो लास्ट जो ये देखा था, यहाँ पर जो हमने देखा था, यहाँ पर हमने क्या देखा था कि भाई को हॉरिजॉन्टल के साथ तो थीटा एंगल बना रहा है, तो ये वाली फोर्स भी हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा ही बनाएगी एंगल। तो हमने कहा कि अच्छा ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल ले लिया, ये बना रही है इसके साथ में एंगल थीटा, तो भाई ये वाला फोर्स कौन सा हो गया, एफ कॉस थीटा। और इस बार फोर्स हमारी नीचे की तरफ है ना, पुशिंग फोर्स है, तो इस बार एफ साइन थीटा नीचे की तरफ होगा, परपेंडिकुलर ऊपर मत बना देना, तो एफ साइन थीटा इस बार ऐसे होगा नीचे की तरफ, एफ साइन थीटा। मूव करा रहे इसको इस तरफ, तो हमारा ये मूवमेंट इसका इस तरफ होगा, तो हमारा फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन विल बी लेफ्टवर्ड। तो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इस तरह से हो गया, ठीक है। तो ये हमने पूरी तरीके से बना लिया, एफ कॉस थीटा हो गया, एफ साइन थीटा हो गया, फोर्स हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब इस केस में हमने ये कहा कि यहाँ पर मैंने नॉर्मल रिएक्शन को आर बोल दिया था, तो इस वाले केस में नॉर्मल रिएक्शन को हम आर डैश बोल देते हैं, आर डैश बोल दिया नॉर्मल रिएक्शन को, ठीक है। तो और फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन को एफ के डैश बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये कहेंगे कि जो वर्टिकल फोर्सेस हैं यहाँ पर अगेन वो एक दूसरे को बैलेंस करनी है, तो क्या हो जाएगा, अपवर्ड फोर्स है आर डैश और डाउनवर्ड फोर्स है W प्लस एफ साइन थीटा, W प्लस एफ साइन थीटा। फिर इस जगह बोलेंगे फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन वाली जो फोर्स है, हम इसको बोलेंगे यहाँ पर एफ के डैश, एफ के डैश इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर डैश, म्यू के इंटू आर डैश। तो एफ के डैश इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर डैश कितना है, डब्ल्यू प्लस एफ साइन थीटा। अब सवाल ये उठता है कि आपके मन में ये आ सकता है कि म्यू के को हमने सेम क्यों लिया, हमने इसको म्यू के डैश क्यों नहीं लिया, क्योंकि भाई ग्राउंड सेम है, सरफेस सेम है, सेम ही लॉन की हम बात कर रहे हैं, तो सेम लॉन की बात करेंगे तो वहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो अब जब आप देखिएगा
कि ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो हमने जब पुल कर रहे थे तो पुल करने के केस में जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो कितना आ रहा था, म्यू के इंटू डब्ल्यू माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है। यानी कि डब्ल्यू में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा था, डब्ल्यू में से फोर्स का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट एफ साइन थीटा वाला कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो रहा था। और इस बार क्या है, म्यू के इंटू डब्ल्यू प्लस एफ साइन थीटा, यानी कि वेट में कुछ ऐड हो रहा है। तो ये बड़ी क्वांटिटी हो गई कि नहीं हो गई भाई, एफ के डैश बड़ी वैल्यू हो गई और एफ के छोटी वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम लग रहा है पुलिंग के केस में। तो जब फ्रिक्शन की फोर्स कम लगेगी यानी कि अपोजिंग फोर्स कम लगेगी तो इसको चलाना थोड़ा आसान होगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है, स्टॉपिंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स, ठीक है। तो ये अपोजिंग फोर्स यहाँ पर कम लग रही है क्योंकि सब्ट्रैक्शन हो रहा है, और यहाँ पर अपोजिंग फोर्स ज़्यादा लग रही है क्योंकि एडिशन हो रहा है। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए हम ये कहेंगे कि इट इज़ ईजी टू पुल अ लॉन्ग रोलर दैन टू पुश इट। बताइए जी, क्लियर है सभी को? सर आपने एक बार वेट वाला फैक्टर बताया था, वो एक बार फिर से बता दीजिए। जो वेट वाला है ना, डब्ल्यू वाला, ये वाला क्या है, हाँ जी। हाँ ये डब्ल्यू जो रोलर है, रोलर सेम है। तो जब रोलर सेम है तो जो वेट इसका यहाँ पर होगा वही वेट इसका यहाँ पर लगेगा। फोर्स भी हम सेम ही लगा रहे हैं, सेम बंदा है वो ताकत लगा रहा है तो सेम ही फोर्स लगाई जा रही है। तो आप ये देखिएगा कि इस बार पुश किया जा रहा है तो एफ कॉस थीटा इधर हो गया, एफ साइन थीटा इधर हो गया। तो जब हमने वर्टिकल कंपोनेंट देखा ना, तो वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो यानी कि वर्टिकल फोर्सेस कौन सी, एक तो आर डैश अपवर्ड और डब्ल्यू प्लस एफ साइन थीटा डाउनवर्ड्स। तो आर डैश क्या हो गया, डब्ल्यू प्लस एफ साइन थीटा, इसका रिएक्शन जो है उसको आर डैश ले लिया हमने, तो डब्ल्यू प्लस एफ साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, अब जब मैं काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करूंगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू के इंटू आर। तो यहाँ पर मैंने आर को आर डैश लिया तो आर डैश हो गया, तो म्यू के इंटू आर डैश। तो म्यू के इंटू आर डैश की जगह मैंने ये वैल्यू डाल दी। तो अब आप ये देखिए म्यू के तो सेम है, इधर वेट में हम एफ साइन थीटा को ऐड कर रहे हैं, तो वेट में हम एक वैल्यू को ऐड कर रहे हैं तो वेट थोड़ा सा बढ़ रहा है ना, तो इसलिए म्यू के इंटू ये बढ़ी हुई वैल्यू हो गई। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर म्यू के में हम डब्ल्यू माइनस एफ साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये वैल्यू डब्ल्यू में से एफ साइन थीटा सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये छोटी वैल्यू है, उधर डब्ल्यू में एफ साइन थीटा ऐड हो रहा है तो वो बड़ी वैल्यू है। तो म्यू के में छोटी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो छोटी वैल्यू आएगी, म्यू के में एक बड़ी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो एफ के डैश हमारा वैल्यू जो है वो क्या आएगी, वो बड़ी आएगी। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि एफ के डैश इज ग्रेटर देन एफ के। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो है ये पुशिंग वाले केस में ज़्यादा आ रहा है। मेरी बात समझ में आ गई? हाँ जी सर। तो इस केस में फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा है, इस केस में फ्रिक्शन की वैल्यू कम है, तो आसानी यहाँ पर होगी ना, पुल करने में आसानी होगी जहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू कम है, हाँ जी। ठीक है। बोलो भाई वंशिका, एन ब्लॉक है ना, बताओ भाई क्लियर है? चलिए ठीक है। तो दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स इज मोर इन केस ऑफ पुश दैन इन केस ऑफ पुल, सो इट इज ईजियर टू पुल अ बॉडी दैन टू पुश इट, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक कराता हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। बस आप 1 मिनट वेट करिए, मैं अभी आ रहा हूँ, फिर कराता हूँ इसको आगे। आज तो धूप है।
चलिए जी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ जी हाँ बताओ ना। बताओ कौन सा वाला 20 ये वाला ना, ये रिलेटिव वेलोसिटी का तो नहीं है ना? ठीक है। चलिए जी एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, मोशन इन अ प्लेन के दो क्वेश्चंस बता रहा हूँ, 20 और 25। हाँ जी अनिका और वंशिका अगर नोट्स हो अभी तो मोशन इन अ प्लेन का ये कुछ छोटा है। सर पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 17 और 18, मोशन इन अ प्लेन पेज नंबर 17 और 18। एक मिनट। अगर मिल जाए इजी, चलो मैं लिख देता हूँ, छोड़ो 4 टाइप के क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। सर मैंने निकाल लिया क्वेश्चन। चलिए ठीक है। वंशिका है अभी नोट्स मोशन इन अ प्लेन के? यस सर। हैं ठीक है, तो पेज नंबर 70 पर है, क्वेश्चन नंबर 20 है मोशन इन अ प्लेन में। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या दे रखा है। अ बर्ड मूव्स, बाकी बच्चों के पास है नहीं है? ठीक है। अ बर्ड मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। with a velocity of 20 meter per second in a direction making an angle of 60 degree. Making an angle of 60 degree with the eastern line at 60 degree with vertical upward. Represent the velocity vector in rectangular form. ये क्वेश्चन है। A bird moves with a velocity of 20 meter per second in a direction making an angle of 60 degree with the eastern line and 60 degree with vertical upward. ठीक है। अब सुनिएगा, ऐसा होता है कि जब भी कभी हम किसी भी मैप की बात करते हैं ना, तो मैप जब भी हमारे दिमाग में आता है तो हमने जगह जगह इंडिया का मैप तो लगा हुआ देखा है, कहीं किसी ऑफिस में, कहीं पर स्कूल में अपने कहीं ना कहीं देखा है इंडिया का मैप लगा हुआ। तो उसमें हमें देखते हैं कि ऊपर की तरफ नॉर्थ है, जहाँ पर जम्मू कश्मीर है वो नॉर्थ है, जहाँ पर कर्नाटक केरला है वो साउथ हो गया, और इस तरफ बिहार की तरफ ईस्ट हो गया और गुजरात की तरफ वेस्ट हो गया। ठीक है, तो हमने इस तरह देखा है कि ईस्ट इस तरफ, वेस्ट इस तरफ, ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ। ऊपर की तरफ नॉर्थ का मतलब ये नहीं है कि आसमान में नॉर्थ है, मतलब जम्मू कश्मीर के लिए हमें आसमान में नहीं जाना पड़ेगा और केरला के लिए हमें पाताल में नहीं जाना पड़ेगा। वो क्या है कि उन्होंने टांग रखा है उसको, मैप को स्टडी करने के लिए उसको जैसे इस तरह से करना हुआ है तो उसको उतार कर टेबल पर रखा जाता है। तो टेबल पर अगर मैं रख रहा हूँ उसको, तो इसका मतलब नॉर्थ की डायरेक्शन कहाँ होगी, अंदर की तरफ होगी, और साउथ की डायरेक्शन कहाँ होगी, बाहर की तरफ होगी। मतलब अगर मैंने टेबल पर रखा है, ये सामने मेरे मैप टंगा हुआ था, ऊपर उसमें जम्मू कश्मीर है, मैंने उसको नीचे ऐसे टेबल पर रख दिया, तो नॉर्थ कहाँ है, आगे की तरफ। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे उस डायरेक्शन में अगर मैं चलता चला जाऊँगा तो मैं जम्मू कश्मीर की तरफ पहुँच जाऊँगा। ठीक है, और इस तरफ अगर मैं चलता चला जाऊँगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो मैं साउथ इंडिया की तरफ पहुँच जाऊँगा। तो आप ये देखिएगा यहाँ पर जब भी कभी
हम बनाते हैं ना नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो देखिएगा कि मैप ऐसे ढका हुआ था, इधर बिहार इधर गुजरात, ठीक है, ईस्ट वेस्ट ऐसे हो गया। अब उसको ऐसे रखेंगे तो ईस्ट और वेस्ट में कभी कुछ चेंज नहीं आया, ठीक है, ऐसे ढका हुआ था, आपने ऐसे कर दिया, ईस्ट और वेस्ट अब भी इधर ही है, तो इधर तो ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया। और नॉर्थ जो है वो ऊपर की तरफ ना होकर नॉर्थ ऐसे टेढ़ी लाइन से दिखा देंगे, टेढ़ी लाइन का मतलब नॉर्थ अंदर की तरफ है और साउथ बाहर की तरफ है, और ये वाली लाइन जो है ये हो गई वर्टिकल अपवर्ड, ठीक है, वर्टिकल अपवर्ड मतलब आसमान की तरफ, ठीक है। अब देखिएगा क्या बोल रहे हैं, अ बर्ड मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ईस्टर्न लाइन, तो वो ईस्टर्न लाइन के साथ में 60 डिग्री का एंगल बना लेगा, ठीक है। तो देखिएगा कैसे करेंगे, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, अंदर की तरफ नॉर्थ बाहर की तरफ साउथ ही होगी। A bird moves with a velocity of 20 मीटर पर सेकंड in a direction making an angle of 60 डिग्री with the eastern line, तो वो ईस्टर्न लाइन के साथ में 60 डिग्री का एंगल बनाता है बर्ड, ठीक है। डिग्री का एंगल ये हो गया। अच्छा, वर्टिकल लाइन बना दीजिए ऐसे, वर्टिकल लाइन को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के केस में वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं भाई, वाई, नीचे वाई डैश। हॉरिजॉन्टल लाइन जो ईस्ट वेस्ट के अलॉन्ग है इसको क्या बोलते हैं, एक्स और एक्स डैश। और ये जो अंदर की तरफ जा रहा है और ये बाहर की तरफ आ रहा है, दिस इज कॉल्ड जेड एक्सिस। ये जेड हो गया बाहर की तरफ वाला जेड, और अंदर की तरफ वाला हो गया जेड डैश, नेगेटिव जेड एक्सिस अंदर की तरफ, पॉजिटिव जेड एक्सिस बाहर की तरफ, ठीक है। ठीक, तो अब आप ये समझिए कि वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है 20 मीटर पर सेकंड इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ईस्टर्न लाइन एंड 60 डिग्री विद द वर्टिकल अपवर्ड। वर्टिकल अपवर्ड यानी कि वाई एक्सिस के साथ भी वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि रिप्रेजेंट द वेलोसिटी वेक्टर इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, तो वेलोसिटी वेक्टर को रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप नोट करें, इसको जब वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो ऐसा होता है, यहाँ पर एक चीज़ नोट करेंगे कि एंगल विच अ वेक्टर meets with x-axis is alpha, with y-axis is beta, with z-axis is gamma, ठीक है। कोई भी वेक्टर जो x एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उसको अल्फा बोलते हैं, y एक्सिस के साथ जो बनाता है उसको बीटा बोलते हैं, और z एक्सिस के साथ जो बनाता है उसको गामा बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इन तीनों एंगल्स में एक रिलेशन होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तीनों एंगल्स में एक रिलेशन होता है। ये तीनों एंगल्स जो हैं नहीं बल्कि ये नहीं, यहाँ लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, उसमें L इज इक्वल टू होता है कॉस अल्फा,
कॉस अल्फा हो गया 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2, एम होता है कॉस बीटा भी 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि आप ये देखिए कि ये एक्स एक्सिस के साथ, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री, तो अल्फा दे रखा है 60 डिग्री। ये वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री, तो बीटा दे रखा है 60 डिग्री। गामा नहीं पता, तो गामा निकाल लेंगे अभी। तो ये हो गया cos 60 डिग्री, ये भी हो गया 1/2 और n ये है cos गामा, ये मुझे नहीं पता, ठीक है। तो रिलेशन क्या होता है L² प्लस m² प्लस n² इज इक्वल टू 1। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए डायरेक्शन कोसाइंस निकाले जाते हैं, समझ गए। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन निकालने के लिए आप बस सीधा सीधा अभी इतना ही याद रखिए, ठीक है, कि किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन निकालने के लिए डायरेक्शन कोसाइंस निकाले जाते हैं। और वो कैसे निकालते हैं, एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है अल्फा, तो कॉस अल्फा एल हो गया, कॉस बीटा जो वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो बीटा, तो कॉस बीटा, दूसरा डायरेक्शन कोसाइन हो गया, कोसाइन की शॉर्ट फॉर्म ही कॉस होती है, ठीक है। और जो जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो गामा, तो कॉस गामा। तो अब यहाँ पर L² कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, m² कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, और m² मुझे पता नहीं, वो मुझे निकालना है। 1/2 का स्क्वायर इज 1/4, 1/2 का स्क्वायर इज 1/4 प्लस m² इज इक्वल टू 1, 1/4 प्लस 1/4 इज 2/4 प्लस m² इज इक्वल टू 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो m² इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, तो m कितना हो जाएगा 1/2, तो m की वैल्यू हो जाएगी 1/2। इसका मतलब m क्या था, m था cos गामा, तो cos गामा हो गया 1/2, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा ये क्वेश्चन तुमसे इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें वैल्यूज ना देकर एंगल्स दे रखे हैं, ठीक है। तो जब भी कभी मेरे से ये पूछा जाए कि आपको इसको वेक्टर फॉर्म में बताना है, तो हम ये लिखेंगे कि therefore velocity in vector form can be represented as velocity in vector form can be represented as velocity का मैग्नीट्यूड मेरे पास है, velocity का मैग्नीट्यूड हमारे पास है, मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे v वेक्टर इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाई l आई कैप m प्लस n j कैप प्लस m k कैप। ये जो l आई कैप प्लस m j कैप प्लस m k कैप है ना, ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर क्या देता है, सिर्फ डायरेक्शन देता है। डायरेक्शन अगर मिल जाए, डायरेक्शन को अगर मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास वेक्टर आ जाता है, ठीक है। और कैसे पता चला कि यूनिट वेक्टर है, क्योंकि हमने रिलेशन ही ऐसा बनाया है L² प्लस m² प्लस n², आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तीनों का सम 1 के बराबर है। तो ये 1 तो तभी आता है ना जब यूनिट वेक्टर होता है। तो हमेशा याद रखें कि कभी भी मेरे को अगर एंगल्स दे रखे हैं तो मैं ये देखूंगा एक्स एक्सिस के साथ के एंगल है अल्फा हो गया, वाई एक्सिस के साथ के एंगल है बीटा हो गया, जेड एक्सिस के साथ के एंगल है गामा हो गया, ठीक है। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा निकालो, कॉस अल्फा होता है एल, कॉस बीटा होता है एम और कॉस गामा होता है एन, एन आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, और जो उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो देखिए ये क्या हो गया 20 और एल कितना है, एल है मेरे पास 1/2 आई कैप, एम कितना है अगेन 1/2 जी कैप, और एन कितना है निकाला हमने, ये है 1/2 1/2 के कैप, ये हो गया। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है 20 × 1/2 कितना हो गया 10 आई कैप 10 जे कैप, और ये क्या हो गया 20 × 1/2 के कैप, इतना हो गया। अब इसमें ये जो √2 वाला टर्म आ रहा है इसके लिए क्या करेंगे, √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, रैशनलाइज कर रहे हैं √2 से नीचे, ठीक है। ये हो गया 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस √2 × √2 इज 2, 2 10 जा 20 प्लस 10 √2 के कैप, इतना मीटर पर सेकेंड,
मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब अगर आप इसका आंसर देखेंगे, जो आंसर दे रखा है उसमें दे रखा है आई कैप प्लस टेन रूट टू जे कैप प्लस टेन रूट टू के कैप। तो इसमें क्या है कि जो ये हमारी जो जेड एक्सेस है, इस जेड एक्सेस को जो है ना, इस जेड एक्सेस को ऐसे ना लेकर इस जेड एक्सेस को ऊपर की तरफ लेंगे, मतलब एक्स एक्सेस वाई एक्सेस और जेड एक्सेस, इसको जैसा चाहें आप वैसा ले सकते हैं। बस इतना है कि तीनों के तीनों जो है वो आपस में 90 डिग्री पर होने चाहिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये है कि जो हमारा एंगल है, एंगल इस तरीके से निकाला जाता है, एक्स एक्सेस के साथ जो है दैट इज अल्फा, वाई एक्सेस के साथ जो है दैट इज बीटा। ठीक है, तो वाई एक्सेस को ऐसे ना लेकर इन्होंने शायद वाई एक्सेस को ऐसे लिया। ठीक है, तो आप वाई एक्सेस इधर ले सकते हैं, जेड एक्सेस ऐसे ले सकते हैं, और पीछे और आगे की तरफ वाली जो एक्सेस है वो आप जो है उसको आप जेड एक्सेस ले सकते हैं, मतलब वो जैसे भी चाहें वो एक्सेस आपका आगे पीछे हो सकते हैं। तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पर टेन रूट टू और इधर टेन आना है आंसर। ठीक है जी, क्लियर है? ऑनलाइन वाले दोनों बच्चे बताएं क्लियर है इतना? तो लास्ट में आपने क्या कहा था भी कि एक्सिस मतलब एक्सेस को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे ये है ना, जैसे ये है एक्स एक्सेस इधर ले लिया, वाई एक्सेस इधर ले लिया, और जेड एक्सेस ऐसे आगे की तरफ ले लिया। ठीक है, ये हम कर सकते हैं, ये तो करते ही हैं। हम इसमें ऐसे भी कर सकते हैं कि वाई को इधर ले लें, वाई को इधर ले लें, जेड को ऊपर ले लें, ठीक है, और एक्स को सामने की तरफ ले लें। तो वो एक्सेस हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? अल्टीमेटली अगर हम देखेंगे, तो इन तीनों का अगर मैं मैग्नीट्यूड देखूँगा, मैग्नीट्यूड 20 ही आएगा। हाँ जी, क्लियर है? ओके। ठीक है, बताइए क्या पूछोगे? मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा, मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं होगा, वो 20 है। हाँ वो दिया जाएगा, ना 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 ना, वो दिया, वो दे रखा। ठीक है, और कौन सा पूछ रहे थे? 25। Billiard balls are rolling on a flat table. One has the velocity component vx इतना, vy इतना, and the other two vx dash इतना and vy dash इतना. ठीक है, but if both the balls start moving from the same point, what is the angle between their paths? Start moving from the same point. What is the angle between their paths? अच्छा, are rolling on a flat table. One has the velocity component vx, यानी कि i वाला कंपोनेंट ये है और y वाला कंपोनेंट ये है। स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। ठीक है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन देयर पाथ्स? दोनों के बीच में एंगल निकालना है। आपने देखिए हमको दो वेक्टर्स दे रखे हैं और दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है। ठीक है, अब पूरा वेक्टर्स अगर दे देते तो क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाता। वो 2 बिलियर्ड बॉल्स वाला कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया। इन्होंने बोला 2 बिलियर्ड बॉल्स और रोलिंग ऑन अ फ्लैट टेबल, वन हैज़ द वेलोसिटी। तो पहली वाली जो बॉल है, क्वेश्चन नंबर 25 में लिख नहीं रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि एक तो है हमारे पास बॉल ए और एक है हमारे पास बॉल बी। ठीक है, तो हैज़ द वेलोसिटी कंपोनेंट, तो vx 1 मीटर पर सेकेंड और vy √3 मीटर पर सेकेंड। तो v कितना हो जाएगा? अब z एक्सेस वाला दे ही नहीं रखा है यहाँ पर, तो हम मान कर चलेंगे z एक्सेस एग्जिस्ट नहीं करेंगे। वैसे भी अगर हम देखेंगे तो बिलियर्ड बॉल जो है वो एक फ्लैट टेबल पर मूव करती है, तो फ्लैट टेबल पर मूव करेगी तो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस होगी, वो हवा में उड़ती नहीं है, तो जेड एक्सेस होगी ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लिए के कैप वाला कंपोनेंट हो गया ही नहीं, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 1 आई कैप प्लस √3 जे कैप, बस इतना। ठीक है, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बॉल ए। सिमिलरली बॉल बी में वी एक्स डैश वो कितना दे रखा है? 2 मीटर पर सेकेंड, और वी वाई डैश वो कितना दे रखा है? वो दे रखा है, वो भी 2 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल बी ये कितना हो जाएगा? 2i कैप प्लस 2j कैप, ये हो गया। तो हमारे पास दो वेक्टर्स हो गए। अब क्या करेंगे? ये कह रहे हैं इफ बोथ द बॉल्स स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, तो दोनों बॉल्स
इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, तो एक बॉल मान लीजिए ऐसे जाती है और जो दूसरी बॉल है वो मान लीजिए ऐसे जाती है, तो वो कह रहे हैं दोनों के बीच का एंगल थीटा बताइए। ठीक है, कैसे निकालेंगे भाई? देखो हमारे पास एक तरीका है दोनों का डॉट प्रोडक्ट। जब भी कभी बोला ना जाए ना तो डॉट प्रोडक्ट लगाओ, क्रॉस प्रोडक्ट मत लगाना, मुश्किल पड़ता है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वी ए वैक्टर, इसको बल्कि मेरे को वैक्टर बोलना चाहिए, वी ए वैक्टर और वी बी वैक्टर। तो पहले ऐसे निकालेंगे वी ए वैक्टर डॉट वी बी वैक्टर। डॉट प्रोडक्ट मतलब आसान क्यों होता है? क्योंकि इसमें हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व नहीं करना पड़ता। आई वाला आई वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 × 2 = 2, और ये जे वाला जे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 2√3। तो वी ए वैक्टर डॉट वी बी वैक्टर कितना हो गया? ये हो गया हमारे पास 2 + 2√3, इतना हो गया। इसके बाद एक दूसरा तरीका देखेंगे, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। फिर देखेंगे वी ए वैक्टर डॉट वी बी वैक्टर को निकालने का बेटा एक और तरीका होता है, वो होता है वी ए वी बी कॉस थीटा। समझ गए? ठीक है, ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा, तो वी ए वी बी कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया 1i कैप प्लस √3। अच्छा सॉरी, वी ए का मैग्नीट्यूड निकालना है। वी ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा? आई वाले का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाई वी बी का क्या होगा? आई वाले का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और कॉस थीटा। सही है? सही है इतना? ठीक है, अब जरा देखिएगा √3 का स्क्वायर इज 3, 1 का स्क्वायर इज 1, 3 + 1 इज 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 इज 8, 4 + 4 इज 8, 8 का स्क्वायर रूट 2√2, 2√2, और ये क्या हो गया? कॉस थीटा। ठीक है, तो वी ए वैक्टर डॉट वी बी वैक्टर हमारे पास इतना आ गया, ये हो गया 4√2 कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 2 ये हो गया। अच्छा जी, इसके बाद आगे चलते हैं। जब इक्वेशन 1 से भी वी ए वैक्टर डॉट वी बी वैक्टर आया और इक्वेशन 2 से भी यही आया, तो दोनों को कंपेयर कर देंगे। देखेंगे कंपेयरिंग 1 and 2। कंपेयरिंग 1 and 2 क्या हो जाएगा? 4√2 cos थीटा is equal to 2 + 2√3 cos theta is equal to 2 + 2√3 upon 4√2। न्यूमरेटर में 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा? 1 + √3। डिनोमिनेटर में क्या बचा? 4√2, 2 × 2, 2 × 4, तो 2√2 बचा। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 + √3 अपॉन 2√2। ये जो वैल्यू होती है ये 15 डिग्री की होती है। कैसे होती है इसको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ठीक है, ये कैसे होती है इसको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा आपको। थीटा की एक तो 15 डिग्री वाली वैल्यू और एक 75 डिग्री वाली वैल्यू क्या होती है वो नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ठीक है ना, बायो वालों को तो सीधा रट कर रहे हैं, ठीक है, और मैथ्स वालों को मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा इसमें। ठीक है जी, आज इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। गुड इवनिंग।